कहानी शुरू होती है सीओ हान यूनिवर्सिटी से। हमारा हीरो हन तैसू 23 साल का स्टूडेंट पूरे कैंपस में मशहूर है क्योंकि ये दूसरों की जगह क्लास अटेंड करने का मास्टर है, बिना एक भी सेशन मिस किए। 2 लड़कियां उसके पास आती हैं और फेवर मांगती हैं। तैसू कुछ नहीं बोलता, बस एक फ्लायर थमा देता है। फ्लायर पर लिखा है क्लास अटेंड 10,000 वन, असाइनमेंट 1,00,000 वन और नोट एग्जाम क्रॉक्सी इलीगल है। लड़कियां हैरान, तुम पैसे लेते हो? तैसू स्माइल करता है, हाँ, पर पहली बार हो और यूनही ने भेजा है तो डिस्काउंट मिलेगा। लड़कियां खुश होकर मान जाती हैं। तैसू बस मुस्कुराता है, टाइम पर बताना, बाकी मुझ पर छोड़ दो। तभी पीछे से उसके 2 दोस्त आ जाते हैं। दोनों हंसते हुए बोलते हैं, भाई तू तो बड़ा बिजनेसमैन निकला। फिर दोनों पूछते हैं, वैसे हमारे लिए भी कुछ कर सकता है? तैसू कुछ नहीं बोलता, बस धीरे से वही फ्लायर उनके हाथ में थमा देता है। सीन कट होता है क्लासरूम में। प्रोफेसर अटेंडेंस ले रहा है और तैसू बिल्कुल बिना हिचके अपने दोस्तों के नाम पर भी प्रेजेंट बोल देता है, इतना स्मूथ कि किसी को शक भी नहीं होता। क्लास खत्म होते ही तैसू तुरंत उठता है और बाहर निकल जाता है। दोस्त उसे जाते हुए देखकर मजाक करते हैं, लगता है गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। फिर हंसते हुए खुद ही जवाब देते हैं, ना रे, ये पक्का अपने किसी पार्ट टाइम काम पर भाग रहा होगा। सीन बदलता है और अब तैसू की सोच दिखाई देती है। वो सोचता है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जिनके पेरेंट्स मदद नहीं करते, हर पल की कीमत है। टाइम का सही इस्तेमाल करना ही जिंदगी बचाने जैसा है। फिर तैसू घर लौटता है और गोल्ड का प्राइस चेक करता है। नोट करता है कि गोल्ड का रेट बढ़ गया है। तैसू फोन चेक करता है और सोचता है, कल क्लास 11 बजे है, अगर 4 घंटे सो जाऊं तो 7 बजे तक गेम खेल सकता हूं। वो प्लान करता है कि अगर 1.5 बिलियन गोल्ड फार्म कर ले तो और पैसा कमा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज उसे चाहिए वो है उसका गेमिंग टाइम। हल्के दिन में असाइनमेंट भी करते करते खेल लेता है। खिलाड़ी हैरान है कि तैसू ने कोई रियल मनी खर्च नहीं की, फिर भी भारी डैमेज दे रहा है। आपस में फुसफुसाते हैं, ये वही फेमस गोल्ड फार्मर है। तभी फॉलन पावर एंजल उसके सामने आता है और चिढ़ाता है। गुस्से में टाइप करता है, तेरे मम्मी पापा भी ऑड नंबर हैं क्या? किसने बोला हमारे गिल्ड एरिया में फार्म कर? अभी अच्छे से बोल रहा हूँ, निकल जा, वरना तेरे पेरेंट्स को 0 बना दूंगा। तैसू बिल्कुल शांत, बस गेम खेलता रहता है। जितना वो इग्नोर करता है, गालियों की झड़ी लगा देता है, यहाँ तक कि रियल लाइफ में मिलने और पिटाई की धमकी देता है। पूरे स्टेशन का सीन। पता चलता है तैसू ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी है। अब खुलासा होता है कि फॉलन पावर एंजल असल में एक लड़की है। वो पुलिस के सामने चिल्लाती है, मैंने नहीं शुरू किया था, उसने मुझे उकसाया था। लेकिन तैसू चुपचाप खड़ा रहता है। लड़की आखिरकार डांट खाती है। तभी तैसू स्टेशन पहुंचता है। पुलिस अफसर मुस्कुराकर कहता है, ये है प्लेयर फॉलन पावर एंजल, असली नाम चामिया। जैसे ही चामिया तैसू को देखती है, दोनों वहीं रुक जाते हैं। आंखें मिलती हैं, पहचान की चिंगारी जल उठती है। चामिया हैरान होकर चिल्लाती है, ये सच में हान तैसू है? अफसर पूछता है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? चामिया बिना रुके बोल देती है, हाँ, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। तैसू मन ही मन सोचता है, सच में ये वही है। 5 साल बाद फिर से आमने सामने। चामिया, वही स्कूल, वही क्लास। वो हमेशा चुप रहती थी, कोने में बैठकर किताबें पढ़ती, इतनी साधारण कि लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर देते। तैसू उसके डेस्क पर एक पर्ची रखता है, आज शाम 4 बजे लाइब्रेरी में आना। वो हल्का सा हाथ हिलाकर मुस्कुराता है और निकल जाता है। चामिया पर्ची को सीने से लगाती है, हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर। तैसू की ज्यादातर यादें अब धुंधली हो चुकी हैं, सिवाय उस एक दिन के जिस दिन उनका ब्रेकअप हुआ था। 27 सितंबर, हाई स्कूल के दूसरे साल की शरद ऋतु। उसी दिन चामिया का परिवार अचानक रातों रात शहर छोड़ गया। वो दिन जिस दिन उन्होंने मिलने का वादा किया था। तैसू उसके पीछे पीछे बाहर निकलता है, सोचता है उसने कुछ कहे बिना क्यों चली गई। वो पूछना चाहता है लेकिन रुक जाता है। सीन। मिया खुद से बड़बड़ाती है, क्या मजाक है ये, इतने साल बाद मिलना, और ये मुझे 100,001 का सेटलमेंट पकड़ा रहा है। बस उसे गौर से देखता है, क्या ये वही चामिया है जिसे मैं जानता था? पहले उसने सोचा बस नाम मिल गया होगा, लेकिन नहीं, ये सचमुच वही है। तैसू खुद से सोचता है, कैसे कोई इंसान कुछ सालों में इतना बदल सकता है। रियूनियन में लोग बदल कर लगते हैं, पर ये तो पूरी तरह अलग इंसान लग रही है। चेहरा ही नहीं, पूरा ऑरा बदल चुका है। वो शांत लड़की कहीं खो गई है। तैसू सोचता है, आमतौर पर कोई कहे ये मैं हूं तो याद आ ही जाता है, पर इसके साथ सब अजीब लग रहा है। मिया अचानक घूमकर चीखती है, क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? गिल्टी फील हो रहा है क्या? कुछ गेम में गाली देने पर पैसे मांग लिए, अब पछता रहे हो? तैसू चुप खड़ा रहता है, बस उसे देखता है। मिया गुस्से में कहती है, तुम जानते हो हम पहले एक दूसरे को जानते थे, सोचा था तुम हंस दोगे अगर मैं ओल्ड फ्रेंड कार्ड खेलूं, पर तुमने तो पैसे मांग लिए, कितना छोटा सोचते हो। सीन।
तैसू की सोच, ये इतनी बातूनी कब से हो गई? मिया दोबारा दबाव डालती है, अब माफी मांगने का इरादा है या नहीं? तैसू शांत होकर जवाब देता है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, ये वही जगह है जहाँ मैं रहता हूँ। मिया फिर चुनौती देती है, ठीक है, गालियों के लिए माफी भी मांग सकती थी, पर तुम्हारे खराब गेमिंग मैनर्स कभी माफ नहीं करूंगी, सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि तुम हो। तैसू ठंडे स्वर में कहता है, मुझे किसी तरह का गिल्ट नहीं है, चाहूं तो वापस पुलिस स्टेशन जाकर फाइन फिर से 1 लाख करवा सकता हूँ। याद रखो, मैंने तुम्हारे लिए डिस्काउंट दिया था। मिया चुप पड़ जाती है, धीरे से कहती है, मेरे पास अभी 10,001 भी नहीं है, एक बार जाने दो ना। तैसू सिर हिलाकर जवाब देता है, नहीं, 10,001 तो लूंगा ही। वो आखिरकार मान जाती है, धीरे से कहती है, ठीक है, 10 दे दूंगी। वैसे भी तुम्हारा घर अमीर है, फिर भी पैसे के मामले में इतने तेज हो, लगता है एक दिन बहुत अमीर बनोगे। तैसू अचानक उसका नाम लेता है, चामिया। वो रुकती है। तैसू धीरे से पूछता है, इतने सालों में कैसी रही? मिया पल भर के लिए जम जाती है। तैसू नोटिस करता है, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? मिया हल्की हंसी के साथ कहती है, क्योंकि तुम बदल गए हो, तुम कभी किसी की परवाह नहीं करते थे और अब अचानक पूछ रहे हो। कुछ खास नहीं हुआ और बताने का भी कोई मतलब नहीं, वैसे भी हम दोबारा नहीं मिलेंगे, डेडलाइन से पहले पैसे दे दूंगी, तुम्हें बस इतना ही जानना चाहिए। तैसू चुप रह जाता है। मिया ठंडी आवाज में कहती है, मेरे बारे में जिज्ञासा मत रखना, जैसे अब तक हम एक दूसरे की परवाह नहीं करते थे वैसे ही आगे भी जीते रहेंगे। वो हल्का झुककर कहती है, अपना ध्यान रखना, और मुड़कर चली जाती है। 5 साल बाद यही मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के आखिरी शब्द। क्या सच में बस इतना ही कहना था उसे? गायब तो वो हुई थी, गुस्सा तो मुझे होना चाहिए, पर ये 10,001 तो बस बहाना था ताकि थोड़ी देर और पास रह सके, क्योंकि मैं कभी बोल नहीं पाता। तैसू धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और चल पड़ता है। यही अंत है, अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। 1 महीने बाद सेओहान यूनिवर्सिटी में तैसू और मिया अचानक आमने सामने। दोनों ठिठक जाते हैं। मिया धीरे से बड़बड़ाती है, फिर से। सीन का अपार्टमेंट। सीन बदलता है। तैसू अपनी नई रूम की खिड़की से बाहर देख रहा है। एक मूविंग ट्रक पास वाले घर के बाहर रुकता है। सोचा नहीं था कि कोई यहाँ जगह ले पाएगा। ये तो ऐसे है जैसे S क्लास आइटम मिल जाए। सेमेस्टर शुरू हुए 4 दिन हो चुके थे। यही एकमात्र रूम था जो कैंपस से 5 मिनट दूर 5 मिलियन वोन डिपॉजिट और 5 लाख वोन किराए में मिला था। थोड़ा पुराना सही, लेकिन इतना सस्ता और यूनिवर्सिटी से पास अपार्टमेंट मिलना नामुमकिन था। पैसों को याद आया, यहाँ ज्यादातर लोग सेओहान यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स हैं। जामिया, क्या वो यहाँ रहती है या रोज आने जाने करती है? सीन फ्लैशबैक सेटअप। कल की मुलाकात अब भी दिमाग में गूंज रही थी। इतनी अचानक की समझ ही नहीं आया था क्या हुआ। सीन फ्लैशबैक शुरू। मिया को ब्रॉडकास्ट रूम में बुलाया जाता है। तैसू भी वहीं था और उनकी नजरें टकराई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो यहाँ खड़ी है। मिया भी ठिठक जाती है, चेहरा सख्त पड़ जाता है। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? वो घबराकर फोन निकालती है। अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, यहाँ एक संदिग्ध आदमी घूम रहा है। तैसू हैरान रह जाता है, फिर हल्का सा उसके सिर पर टैप करता है। ये क्या बकवास है? मैं भी यहाँ का स्टूडेंट हूँ। मिया एकदम रुकती है, आंखें फैल जाती है। उसे लगा जैसे किसी ने पैरों तले जमीन खींच ली हो। तुम यहाँ पढ़ते हो? तैसू बस सिर हिलाता है, फिर पूछता है, तुम मीडिया और कम्युनिकेशन में हो? मिया ठंडी नजरों से देखती है, उसकी बात काट देती है, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। उसने उसे फिर याद दिलाया कि उनके लिए अजनबी बने रहना ही बेहतर है। मिया बिना एक पल रुके मुड़ गई। तैसू बस वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में उलझन थी। वो समझ ही नहीं पाया कि मिया इतनी नाराज क्यों थी। धीरे से उसने गहरी सांस ली। शांत हो जाओ, ये बस पुराने जज्बात है, कुछ भी नहीं। वो खुद को समझाता है कि उसने वादा किया था कभी परवाह नहीं करेगा, कभी पीछा नहीं करेगा। लेकिन खिड़की से बाहर देखते ही उसका मन फिर भटक गया। पास के घर में शिफ्ट होती फैमिली को देख उसने सोचा, क्या ये वही हो सकती है? बकवास है, ये नामुमकिन है। दरवाजे की घंटी बजते ही तैसू ने दरवाजा खोला और वहीं जम गया। दरवाजे पर खड़ी थी चामिया, हाथ में प्लेट, उस पर चावल का केक और चेहरे पर चौड़ी मुस्कान। हाय, मैं अभी अभी बगल वाले घर में शिफ्ट हुई हूँ, सोचा पड़ोसी हैं तो दोस्ती कर ले। तैसू बस खड़ा रह गया, जैसे उसका दिमाग बंद हो गया हो। लेकिन अगले ही पल मिया का चेहरा बदल गया। उसने अचानक प्लेट उसके चेहरे से चिपका दी। तैसू वहीं खड़ा रहा, कोई रिएक्शन नहीं। तुम तो पीछा कर रहे हो ना, स्टॉकर? तैसू ने शांत स्वर में जवाब दिया। तुम मेरे दरवाजे पर आई हो, मैं नहीं। मिया ने आंखें सिकोड़कर शक से पूछा, ये अपार्टमेंट तुम्हारे किसी दोस्त का है सही? नहीं, ये मेरा ही है। उसके जवाब पर मिया का चेहरा और सख्त हो गया, जैसे यकीन न कर पा रही हो। तो तुम कहीं जाने का प्लान नहीं कर रहे? तैसू सिंपल नहीं। उसके जवाब से मिया का चेहरा तमतमा गया। मिया बड़बड़ाते हुए, सस्ती जगह देखी और तुरंत लीज साइन कर दिया, भुगतना पड़ेगा। तैसू बस खड़ा रह गया और कंफ्यूज्ड हो गया। कुछ सेकंड बाद मिया ने खुद को संभाला। देखो, बेहतर होगा हम एक दूसरे को इग्नोर करें, ऐसे रहेंगे जैसे पड़ोस में कोई है ही नहीं। तैसू ने धीरे से सिर हिलाया। अचानक मिया का चेहरा अजीब हो गया।
उसने पास रखे फायर एक्सटिंग्विशर को पकड़ लिया। अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ सुन लिया जो मुझे नहीं सुनना चाहिए था। फायर एक्सटिंग्विशर देखकर तैसू को घबराहट हुई। उसने तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन मिया ने अपना पैर दरवाजे में फंसा दिया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? याद है पहले तुमने ही मुझे मिस्टर कहा था। मिया ने पैर दरवाजे में फंसाए रखा और जिद की, दरवाजा खोलो, हमें बात करनी है। तुमने अभी जो कहा उसके बारे में? मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जिससे मेरा ब्रेकअप 5 साल पहले हुआ था, अब वही बगल में रहने आ गई है और उसका नाम है मिया। कुछ देर बाद दरवाजा फिर खुलता है। मिया फिर से सामने खड़ी थी, चेहरा गुस्से से लाल। तुम अब भी नहीं सुधरे, मान लो वरना आधा ही मारूंगी। तैसू का दिमाग पीछे चला गया। वो याद करता है लाइब्रेरी की सुनहरी शामें, जब धूप खिड़कियों से छनकर आती थी और मिया कोने में बैठी किताब पढ़ रही होती थी, कि मन में अब भी सवाल गूंज रहे थे। क्यों बदल गई वो? क्यों नफरत से देखती है मुझे? आखिर गलती किसकी थी? लेकिन जवाब मिलने से पहले ही डोरबेल ने उसकी सोच तोड़ दी। उसने कैमरा चेक किया, वहीं खड़ी थी मिया। दरवाज़ा खोलते ही तैसू ने ठंडे स्वर में कहा, हमने तय किया था कि एक दूसरे को इग्नोर करेंगे, पर इस बार मिया अलग लग रही थी। पूरा बदन भीग चुका था, कपड़े पानी से चिपक रहे थे, चेहरे पर झुंझलाहट और बेबसी दोनों थी। तुम्हें पाइपलाइन चेक करना आता है? पूरी फ्लोर में पानी भर गया है। तैसू कुछ पल सन्न खड़ा रहा। तैसू तुरंत बाहर आया और पाइप चेक करने लगा। लगता है ठंड से पाइप हट गया है, लैंडलॉर्ड को कॉल करो। मिया ने गहरी सांस ली। कॉल कर चुकी हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फ्लोर पर पानी फैला हुआ था। मिया के गीले बाल चेहरे से चिपके थे और वह झुंझलाकर बड़बड़ाई, पहले दिन ही ये सब पता होता तो थोड़ा महंगा रूम ले लेती। तैसू चुपचाप उसे देखता रहा। उसके दिमाग में अतीत की याद तैर गई। वो दिन जब मिया ठंड से कांप रही थी और उसने अपनी जैकेट उसके कंधों पर डाल दी थी। अनजाने में उसकी नज़र मिया पर टिक गई। कुछ सेकंड बाद मिया ने उसकी नज़र महसूस की। तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं घूर नहीं रहा था। मिया ने पास रखी रूम क्लीनिंग स्टिक उठाई और घूरते हुए बोली, झूठ मत बोलो। आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। अब बनो मत मासूम। तैसू की नज़र अनजाने में उसके गीले कपड़ों पर गई। उसका चेहरा और लाल हो गया। अरे वैसा कुछ नहीं था जैसा तुम सोच रही हो। अच्छा तो फिर क्या था? तैसू कुछ सेकंड चुप रहा, फिर घबराकर अचानक बोल पड़ा, मैं बस तुम्हारी फिक्र कर रहा था। मिया कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। उसकी आंखों में हल्का सा शौक, जैसे उसने उम्मीद ही न की हो। तैसू ने खुद को संभाला, फिर हल्के से उसकी कॉलर पकड़कर बोला, अंदर आओ, तुम्हें कुछ सूखा कपड़ा देता हूँ। मिया ने भौहें चढ़ाकर सवाल किया, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं भीगूं या नहीं? तैसू ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो सर्दी पकड़ लोगी। मिया का चेहरा लाल पड़ गया, गुस्से और शर्म दोनों से। अचानक उसने क्लीनिंग स्टिक से उसे हल्का सा मार दिया। मैं अपनी जगह पर रह लूंगी, तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। तैसू पीछे हटता है, हाथ से अपने सिर को पकड़ते हुए। अरे मत घुमाओ, ये खतरनाक है। पर मिया फिर भी 2-3 बार और करती है, फिर धीरे धीरे रुक जाती है। थैंक यू, लेकिन अब से मैं तुम पर कोई एहसान नहीं छोड़ना चाहती। हम दोनों के बीच और कुछ नहीं होना चाहिए। वो अपनी रूम की तरफ बढ़ी, दरवाजे पर रुककर पीछे देखती है। तैसू ने हल्के स्वर में पूछा, पाइप बंद हो गया है, अब तुम ठीक रहोगी ना? मिया ने जवाब नहीं दिया। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, ठंडी हवा से उसका पूरा शरीर कांप गया। तैसू ने गंभीरता से कहा, पाइप बंद है तो बॉयलर भी बंद रहेगा, हीटिंग नहीं चलेगा। मिया हल्का सा कांपी, लेकिन तुरंत ठुड्डी उठाकर बोली, तो क्या ये बस सर्दी है? डील करने में प्रो हूं। फिर हल्की लाज छिपाते हुए बोला, अगर चाहो तो मेरे कमरे में रह सकती हो, किराया बस 1101 वॉन प्रति घंटे, फेयर डील है। नहीं चाहिए तो भूल जाओ। मिया ने आंखें सिकोड़कर उसकी ओर देखा, फिर अचानक मुस्कुरा दी। मिया शरारती अंदाज में, एक कंडीशन और ऐड करूंगी। क्या कंडीशन? अगला शॉट तैसू अपने ही दरवाजे के बाहर खड़ा है, माथा पकड़कर खुद से बड़बड़ा रहा है। मिया ने दरवाजे पर पैसे थमाते हुए कहा, ये लो 3000 वॉन एक्स्ट्रा, शावर यूज करने का चार्ज। तैसू कुछ कह पाता उससे पहले ही वह अंदर चली गई। बाथरूम से पानी की आवाज आने लगी। उसने खुद से सोचा, कुछ देर पहले तक तो ये ऐसे गुस्से में थी जैसे मुझे देखकर आग लग गई हो, अब ऐसे बिन किसी गार्ड के यहाँ नहा रही है। वो अपने सीने पर हाथ रखता है। ये क्या है? ना एक्साइटमेंट, ना कोई खुशफहमी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत जरूरी बात भूल रहा हूं। तभी अचानक दरवाजे पर आवाज आई। दरवाजा खोलते ही उसके 2 क्लासमेट खड़े थे, हाथ में ड्रिंक्स लिए, बड़े मस्त मूड में। वैसे तैसू, सुना है फ्लोर में पानी भर गया था, तू ठीक है ना? और तू तो 10 मिनट पहले ही आ गया था, प्लान तो थोड़ी देर बाद का था। इतना एक्साइटेड था पार्टी के लिए। अचानक याद आया कि आज की मीटिंग का उसने पूरा ख्याल ही नहीं रखा। उसने कुछ नहीं कहा। दोनों दोस्त खुद ही बातचीत करते रहे। यार
जब सुना होटल में पानी भर गया है तो सोचा कहीं हमारा गार्जियन ऑफ लास्ट ट्रेन राइड्स बंद ना हो जाए। वो जगह हमारी यादों का खजाना है, इसीलिए दौड़े चले आए। अरे ये देखो, उसने पड़ोस के कमरे की तरफ इशारा किया। वहां से हल्का सा पानी बह रहा था। लगता है पाइप फट गया है। वैसे ह्यून ने तो कहा था ये तेरा रूम है। हाँ, ह्यून तो बहुत टेंशन में था, इसीलिए हम दोनों भागे आए। यह सुनकर और मिया के कमरे की ओर एक नजर डालते ही उसके दिमाग में सबसे बुरा ख्याल आया। अगर ये लोग अचानक अंदर आ गए और देख लिया कि मिया उसके कमरे में है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोई ना कोई गलतफहमी जरूर खड़ी होगी। इसी डर से तैसू ने तुरंत सुझाव दिया, क्यों ना आज बाहर चलकर पीते हैं। उसने घबराहट छुपाते हुए समझाया कि उसका अपार्टमेंट तो अभी पूरी तरह गड़बड़ है। पानी फैला है, इसलिए वो उन्हें ट्रीट देगा। उसके क्लासमेट्स हैरानी से उसे देखने लगे। तू हमें ट्रीट देगा? ये तो पहली बार हो रहा है। वाह, बाढ़ ने तुझे बदल डाला। दोस्त अपने दिमाग में योजना बनाने लगे कि तैसू के पैसे से क्या क्या खरीदेंगे और जाने ही वाले थे कि तभी मिया उसके कमरे से बाहर आई। वो बोलती हुई आई, शावर खत्म हो गया। तैसू डर से वहीं ठहर गया। मिया ने उसके क्लासमेट्स को देखा और जिज्ञासु होकर पूछा, ये लोग कौन है? उसके क्लासमेट्स के चेहरे पर हैरानी साफ थी। इतनी खूबसूरत लड़की, वो भी तैसू के कमरे से नहाकर निकल रही थी। दोनों एकदम चुप हो गए। ठीक वही सिचुएशन हो गई जिससे तैसू डर रहा था। अगले ही पल दोनों ने तैसू को पकड़ लिया। ये क्या चल रहा है यहाँ? इतनी सुंदर लड़की तेरे कमरे से, और वो भी शावर के बाद। तूने इस मासूम लड़की को बहकाया है क्या? तू तो बाहर से शरीफ बनता है। घबराते हुए तैसू ने जल्दी से मिया के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये मेरी छोटी बहन है, मेरी असली बहन। मिया खुद इस अचानक झूठ सुनकर हैरान रह गई, लेकिन उसके क्लासमेट्स ने उस पर विश्वास नहीं किया। वे चिल्लाए, इतनी खूबसूरत और स्टाइलिश लड़की किसी ऐसे झुग्गी झोपड़ी जैसे इंसान की बहन हो सकती है? मिया से फुसफुसाता है, अगर ज्यादा परेशानी नहीं चाहिए तो बस साथ चलो। ये लोग मेरे सीनियर्स हैं, इसलिए ये झूठ बिल्कुल भरोसेमंद लगेगा। मिया हिचकिचाते हुए भी मान जाती है और कहती है, हाँ, मैं उसकी बहन हूँ। उसकी प्यारी मुस्कान देखते ही क्लासमेट्स उसका दिल जीत लेते हैं। तभी एक जोरदार धमाका और हंसी के साथ एक और लड़की आती है। वो चिढ़ाते हुए पूछती है, ये सब मुझे कैसे नहीं पता चला? क्लासमेट्स और भी ज्यादा हैरान होते हैं। लड़की और आगे पूछती है, असल में तुम्हारा रिश्ता क्या है? फिर पता चलता है ये है ना ह्यून, 21 साल की, तैसू के होम टाउन की जूनियर, जो उसे 10 साल से सीक्रेटली पसंद करती थी। अगली सुबह यूनिवर्सिटी का सीन कट होता है। ह्यून तैसू को घेर लेती है, गुस्से में पूछती है, तूने सच में बना लिया कि वो तेरी छोटी बहन है, बस मुसीबत टालने के लिए? तैसू शांत होकर जवाब देता है, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ह्यून और दबाव डालती है, कुछ हुआ तो नहीं ना उसके साथ? पक्का सच बोल रहा है? तैसू कूल अंदाज में रिप्लाई करता है, नहीं, कुछ नहीं हुआ। पास के स्टूडेंट्स फुसफुसाते हैं, क्या ये दोनों साथ हैं? शायद डेट कर रहे हैं। तैसू की सोच पिछले दिन के पाइप फटने वाले ड्रामे पर चली जाती है, जिसे मकान मालिक ने संभाल लिया था। ह्यून मन ही मन मानती है कि तैसू उससे झूठ नहीं बोलेगा। तैसू चुपचाप सोचता है, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी जूनियर नहीं, मेरी बचपन की दोस्त है। ह्यून भी खुद से बुदबुदाती है, अगर ये मानी या योंग हिन होता तो शायद शक करती, लेकिन तैसू पर शक नहीं कर सकती। आखिर मैंने इसे बचपन से जाना है। नरेशन में फ्लैशबैक चलता है। ह्यून 3 भाई और 1 बहन में सबसे छोटी। उनका पूरा परिवार ताइक्वांडो स्टूडियो चलाता था। वो भले ही नन्ही थी, लेकिन यूं में नेचुरली गिफ्टेड। 6ठी क्लास तक पहुंचते पहुंचते वो लोकल लीजेंड बन गई थी। लोग उसे बुलाने लगे ग्वांगजिंग डोंग की पागल चिहुआ हुआ, जिसे शॉर्ट में कहते थे दोची। दोनों स्टूडेंट काउंसिल रूम की तरफ चलते हैं। ह्यून आखिरकार गंभीर होकर पूछती है, उस लड़की का क्या? वो तो साफ चामिया ही थी। तैसू भौहें चढ़ाता है, तू क्यों पूछ रही है? ह्यून धीमे स्वर में समझाती है, वो बहुत बदल चुकी है। उसका शरीर, उसकी वाइब, सब कुछ। लग ही नहीं रहा कि ये वही लड़की है। तैसू कंधे उचकाता है, शायद तब वो अभी ग्रो कर रही थी, लेकिन ह्यून मानती नहीं, शक्ल मिलती है, आवाज भी, पर जैसे कोई बिल्कुल अलग इंसान हो। और सबसे बड़ा सवाल, वो बिना बताए अचानक गायब क्यों हो गई, और अब इतनी देर बाद क्यों लौटी? तूने कितना झेला उसकी वजह से? तभी दरवाजा खुलता है। अंदर आती है सोंग ह्यू, 24 साल की। वो न सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट थी, बल्कि वही लड़की जिस पर तैसू का सीक्रेट क्रश था। ह्यू मुस्कुराते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग ह्यून। तैसू, काउंसिल में न होते हुए भी इतनी जल्दी आकर मदद करने के लिए थैंक यू। कल डिपार्टमेंट एम्प्टी है और हमारे पास लोग कम हैं। ह्यून कॉन्फिडेंट अंदाज में बोली, नो प्रॉब्लम, मैं तो फिजिकल वर्क में भी ठीक हूं। फिर उसने तैसू की तरफ मुड़कर कहा, तू ठीक है ना?
कहीं पार्ट टाइम जॉब्स में बहुत बिजी तो नहीं? वो तुरंत बोला, नो प्रॉब्लम, मैंने तो आज ओवरलैपिंग जॉब्स भी क्विट कर दी, हाल ही में एक्स्ट्रा इनकम मिली है। ह्यू की स्माइल ने तैसू की सारी थकान मिटा दी। वो उत्साहित होकर बोला, बस बताइए करना क्या है? ह्यून दोची ये देख के पाउट करने लगी। वो सोच रही थी ये बंदा ऐसा सिर्फ सॉन्ग ह्यू के सामने क्यों बनता है, आखिर कितना छुपा रहा है मुझसे। तीनों मिलकर काम करने लगे। ह्यू साफ साफ ऑर्डर देती गई, कौन सा सामान कहाँ रखना है, कौन सा मूव करना है। तैसू अंदर ही अंदर सोच रहा था, सॉन्ग ह्यू, वो लड़की जो मुझसे 1 साल सीनियर है और जिसे मैं पसंद करता हूँ, लेकिन ये तो अभी तक मेरा सीक्रेट ही है। तभी अचानक एंट्री मारते हैं मंकी और योंगा। मंकी ने गाल दबाते हुए चिढ़ाया, ओहो तैसू, ये तो सरप्राइज है, तूने अपनी पार्ट टाइम जॉब छोड़ दी बस मदद करने के लिए। योंगा भी तुरंत जोड़ा, अरे तू तो कहता था ना कि तू कभी फ्री का काम नहीं करता। लेकिन योंगा शरारती मुस्कान के साथ झुककर बोला, हम सब जानते हैं ये सब किसी लड़की की वजह से है ना? सीन। तैसू का चेहरा तुरंत लाल हो गया। योंगा हंसते हुए पूछता है, ये बात तुझे योंग सिक से मिली थी क्या? इस साल के फ्रेशर्स कमाल के हैं, लुक्स बैकग्राउंड सब अगले लेवल के हैं, लेकिन कल जो लड़की तू लेकर आया सच में स्टैंड आउट थी। योंगा मुस्कुराया, वो मेरी फ्यूचर वाइफ और सबसे इम्प्रेसिव है। तभी हायुन पीछे से आई और मंकी योंगा को खींचकर पीछे किया। वो मुस्कान के पीछे अपनी जलन छिपाती है और कहती है, बस अब काम पर लगो। दोनों दोस्त भले ही गुर्राए पर सबने जल्दी काम शुरू कर दिया। काम खत्म होते ही जेसस ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, सभी का मेहनत के लिए धन्यवाद। स्टूडेंट काउंसिल वाले 7 बजे गेट पर मिले, बाकी 8 बजे। फिर उसने खास तौर पर तैसू और हायुन को धन्यवाद कहा, काउंसिल में ना होते हुए भी इतनी जल्दी आने के लिए थैंक यू। फिर प्लेफुल विंक के साथ बोली, एमपी के बाद ड्रिंक्स मेरी तरफ से, तो कोई बहाना मत बनाना, भले ही कार एक्सीडेंट हो जाए मैं जरूर आऊंगा। हायुन उसे देखकर थोड़ी फ्रस्ट्रेशन और डिस्गस्ट में थी। तैसू ऑकवर्डली मुस्कुराया और बोला, इतना दूर तक जाने की जरूरत नहीं थी। शाम को तैसू अपने फ्लैट लौटता है। दरवाजा खोलते हुए सोचता है, मिया की अचानक वापसी, अगर कहूं कि मैं शौक नहीं हुआ झूठ होगा, लेकिन मन में कहता है ह्यू सनबाई अभी भी सबसे खास है। जामिया के वापस आने के बावजूद मेरा फोकस वही है। तभी मिया वहां से गुजरती है। दोनों एक दूसरे को देखते ही ठिठक जाते हैं। तैसू नोटिस करता है कि मिया के हाथ में स्नैक्स की बड़ी मात्रा है और चिढ़ते हुए कहता है, इतना खाओगी तो मोटी हो जाओगी। मिया एम्बैरेस्ड होकर पलटती है, तेरी क्या परवाह, मैं जो खाऊंगी वही करूंगी। वो बताती है, सारा स्नैक मैंने खुद के लिए नहीं लिया, कल एमटी के लिए शेयर करने वाला हूं। तैसू स्कॉफ करते हुए कहता है, बचपन जैसी हरकत, हमने पहले ही क्लब फंड से सब कुछ ले लिया है। मिया आश्चर्यचकित पूछती है, तो क्या तू MT2 जा रहा है? तैसू शांत होकर पुष्टि करता है। मिया मन ही मन विनती करती है, तू मत जा, मेरी MT खराब मत कर। तू सनबे है, बहुत बार गया होगा, एक बार छोड़ सकता है, मेरी पहली MT है, थोड़ा तो छोड़ दे। तैसू थोड़ा करीब आते हुए कहता है, वैसे इस दौरान मुझसे कुछ पूछना है, बताओ आखिर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया? मैंने क्या गलत किया? याद रखो तुम्हारे खुद के भी कुछ गलती थी। मिया का चेहरा अचानक गंभीर और डार्क हो जाता है। तैसू की बातें सुनकर वह सोच में पड़ जाती है। तैसू कहता है, अगर तुम मुझसे गुस्सा हो ठीक है, लेकिन कम से कम बताओ क्यों। मिया उसका हाथ ठुकराती है और ठंडी नजर से कहती है, तुम सही थे, गलती मेरी थी, मैंने ही कहा था कि तुम्हें मेरे बारे में मत जानने दो। और बिना जवाब दिए वह चली जाती है। तैसू पीछे रह जाता है, सोचता है क्यों हर बार ऐसा ही होता है जब हम मिलते हैं। MT का दिन आया। काफी लोग अचानक आने का फैसला कर चुके हैं। बस पर जगह नहीं बची, इसलिए 2 लोगों को मेरे साथ कार से आना होगा। स्पष्ट हुआ कि वो तैसू और मिया की तरफ देख रही थी। दोनों शर्म से एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। बस का माहौल, स्टूडेंट्स अपनी सीट्स पर बैठे हैं। हायुन खामोश है। तभी उसकी दोस्त झुककर पूछती है, क्या बात है, टेंशन में लग रही हो? हायुन टाल देती है, कुछ नहीं। दोस्त हंसते हुए चिढ़ाती है, या फिर तेरा दिल घबरा रहा है क्योंकि तू अपने पति को नहीं देख पा रही? तैसू सनबे। तैसू का नाम सुनते ही हायुन लाल पड़ जाती है, घबरा कर बोलती है, पति? कैसी बातें कर रही हो, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। दोस्त उसकी झिझक देखकर मुस्कुराती है, अरे मैं तो बस कह रही थी, आखिर तू उसे लंबे समय से जानती है। वैसे तैसू सनबे तो ही उन्होंने की कार में आया है। ह्यून चौंक जाती है, क्या सच में? आगे कहती है, हाँ, और उसके साथ एक फ्रेशर भी है, शायद नाम मिया है। मिया का नाम सुनते ही ह्यून का चेहरा हैरानी से बदल जाता है। और उसी वक्त तैसू और मिया बैठ चुके थे ह्यू की कार में। ह्यू मुस्कुराते हुए पूछती है, सब तैयार है, कुछ भूले तो नहीं?
मिया सिर हिलाती है। नहीं, मैं ठीक हूं। तेसू भी छोटा सा जवाब देता है। लेकिन तभी मिया उसे गौर से देखती है और पूछती है, सुनबे, ये क्या कर रहे हो? तेसू हेलमेट पहनकर सीधा कहता है, सेफ्टी के लिए है, तुम भी पहन लो, जान बहुत कीमती है। हेलमेट उसकी ओर बढ़ाता है। मिया हक्का बक्का, कार में बैठने के लिए हेलमेट? ये क्या मजाक है? तेसू धीरे से बड़बड़ाता है, अगर बम्पर कार होती तो शायद हेलमेट जरूरी ना होता। मिया और भी कंफ्यूज्ड हो जाती है। अचानक ह्यू ड्राइव करना शुरू करती है और उसकी रेकलेस स्पीड मिया को हिला देती है। स्टॉप पर पहुंचते ही मिया बेंच पर धनाम से गिर पड़ती है। तेसू को कमजोर नजरों से देखती है और पूछती है, क्या मैं मर गई हूं? तेसू उसे कॉफी का कैन थमाता है। मरना क्यों? ये तो रोशनी सेक रही थी तू। मिया हैरान होकर कहती है, सब तो जल्दी बस में चढ़ गए हैं। अब समझ आया क्यों कि सुनबे की ड्राइविंग सचमुच F1 रेसर जैसी थी, फिर भी कार पर खरोंच तक नहीं। वो मुड़कर तेसू से पूछती है, और तू अचानक से कॉफी क्यों दे रहा है? तेसू सीधा कहता है, ये कॉफी मैंने नहीं, ह्यू सुनबे ने खरीदी है। सच? तो उससे जाकर थैंक यू बोल देना। वैसे भी मुझे कॉफी पसंद नहीं। तेसू हैरान, क्या सच में तू कॉफी नहीं पीती? उसके दिमाग में फ्लैशबैक चलता है जब मिया उसके लाए हुए कॉफी को बिना हिचक गटक जाती थी। वो बुदबुदाता है, अजीब है, मुझे लगा तुझे बहुत पसंद है। पार्क में हम साथ बैठकर हमेशा पीते थे। शायद तू किसी और से मिला रहा है, या हो सकता है तब मुझे अच्छा लगता हो, लेकिन अब मुझे वो सब याद नहीं। वो खड़ी होकर गंभीर नजरों से देखती है। सॉरी, लेकिन मैं बेकार की पुरानी यादों में नहीं फंसना चाहती। तू जानता है उस वक्त मेरे लिए हालात कितने मुश्किल थे। आज भी तुझे देखकर वही दर्द लौट आता है, मुझे पागल कर देता है। थोड़ा रुककर मिया धीरे से जोड़ती है, फिर भी किस्मत देख, हम एक ही कॉलेज में, एक ही डिपार्टमेंट में, और अब तो पड़ोसी बनकर जी रहे हैं। मैं तुझसे ये नहीं कहूंगी कि मुझे बिल्कुल अजनबी समझ, लेकिन बस मुझे एक नॉर्मल जूनियर की तरह ट्रीट कर। अब तक की हर कठोर बात के लिए माफी मांगती हूँ। उतना कहकर मिया पीछे मुड़कर चली जाती है। तेसू वहीं बैठा रह जाता है, मन ही मन सोचते हुए, ये तो साफ रिजेक्शन था। वो पुरानी मिया अब नहीं रही। काश उस दिन उसने कहा होता कि वो मुझे पहचानती ही नहीं। तभी अचानक एक प्यारी सी आवाज आती है, तू यहाँ अकेला क्या कर रहा है? तेसू चौंक कर देखता है। हीसू उसके सामने खड़ी है। वो जल्दी से संभलकर जवाब देता है, कुछ नहीं, बस बादल देख रहा था। हीसू हैरानी से सिर टेढ़ा करती है, बादल देखने में मजा आता है? तेसू थोड़ी देर चुप रहा, फिर मन ही मन मान लिया कि उतना मजा नहीं है। फिर भी उसके दिमाग में मिया की बातें घूमने लगी। वो सोचने लगा, लोग कहते हैं पहाड़ भी 10 साल में बदल जाते हैं, तो 5 साल इंसान को बदलने के लिए काफी है। हमारे साथ बिताया वक्त और अलग बिताया वक्त लगभग बराबर ही तो है। सीन शिफ्ट होता है। हीसू और तेसू साथ खड़े हैं। हीसू फोन पर सुबिन से बात कर रही है और तेसू उसकी तरफ देखते देखते खो जाता है। उसकी नरम मुस्कान देखकर तेसू का चेहरा लाल पड़ जाता है। दिल जोरों से धड़कने लगता है। हड़बड़ाकर वो कह बैठता है, ये एमटी के लिए जगह सच में बहुत अच्छी चुनी है। हीसू खिलखिलाकर बताती है, हाँ, मैंने और सुबिन ने काफी सोचा था। आखिर ये हमारी आखिरी गैदरिंग है, इसे यादगार बनाना चाहते हैं। तेसू सिर हिलाकर मानता है, सही कहा, ये वाकई एक असली सनबाई जैसी सोच है। मेरा एक ही लक्ष्य है, हीसू को ग्रेजुएशन से पहले कन्फेस करना। मिया के लौटने के बावजूद दिल में कोई डाउट नहीं। तेसू हल्के स्वर में कहता है, तुमने इतनी महंगी जगह बुक की और मैं बिना कुछ दिए आ गया। हीसू मुस्कुराती है, कोई बात नहीं, जो कुछ तुमने किया उसके सामने ये कुछ नहीं। वो पूछती है, फ्रेशर कहाँ है? तेसू बताता है, मिया थोड़ी घूमने गई थी, तभी मिया आती है। मिया गेम आउटफिट में, हेलमेट पहने और हॉकी स्टिक हाथ में लिए कहती है, मैं तैयार हूं, आप लोग यहाँ हैं। तेसू मुस्कुराता है और सोचता है, ये नया फ्रेशर तो बड़ा फनी है। ह्यू तेसू की तरफ देखकर पूछती है, तुम्हारी ड्राइविंग सच में इतनी डरावनी है? तेसू बिना हिचकिचाए हेलमेट पहनता है और कहता है, डरावनी? बिल्कुल नहीं। हीसू थोड़ी फिक्रमंद होकर पूछती है, सच में इतना आसान है? कट टू मिया मुश्किल हालत में, चारों तरफ लड़कियां जमा। एक ने बताया, मिया इस साल की अनलकी पैसेंजर थी ह्यू सनबाई की राइड में, शायद सिर्फ तेसू ही इससे बचेगा। तभी तेसू के कंधे पर हल्का टैप। अचानक अपनी कंधे की तरफ मुड़ा। वहां एक लड़की खड़ी थी, मुस्कुराते हुए पूछ रही थी, क्या आपके पास थोड़ी देर है? ये नई फ्रेशमैन थी, शिन दाबिन, 20 साल की, जो अभी अभी यूनिवर्सिटी में शामिल हुई थी। सीन फिर आगे बढ़ा। जू सबके सामने खड़ी हुई, बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ, और बोली, इस साल का फ्रेशमैन ओरिएंटेशन ऑफिशियली खत्म हुआ। उसने सबको बताया कि अगला हिस्सा है एक कैजुअल हैंगआउट
ड्रिंक्स के साथ। उसने समझाया कि ऑर्गेनाइजर्स ने सबको पहले ही ग्रुप्स में बांट दिया है। हर ग्रुप में 6 लोग होंगे, फ्रेशमैन और अपर एयरमैन मिलाकर, ताकि सब आराम से बात कर सके और एंजॉय कर सके। हिस्सू अपने हाथ को ऊंचा उठाती है और जोर से चीयर्स के लिए बुलाती है, माइटी मेडिक के नाम। सब अपने कप उठाकर एक साथ चिल्लाने लगते हैं। हंसी और मस्ती के बीच पार्टी शुरू हो जाती है, लेकिन तभी मिया अचानक आगे बढ़ती है। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ वो मिया पूछती है, क्या मैं अपना ग्रुप बदल सकती हूँ? पास खड़ा तैसू तुरंत जवाब देता है, चेंज केवल हर घंटे में एक बार ही होता है। तैसू चुपचाप सोचता है, ये ग्रुपिंग इतनी अजीब कैसे हुई? हमारी टीम में लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है। हॉल के पार कुछ लड़के तैसू को घूर रहे हैं। उनकी आंखों में जलन साफ झलकती है। वे चुपचाप गुस्सा निकालते हैं। सारे अच्छे लड़कियों वाले ग्रुप तैसू के आसपास कैसे हैं? ये अनचाहा अटेंशन उसे परेशान कर रहा है। तभी डाबिन अपने जूस का कप उठाती है, तैसू के कप को हल्के से टैप करती है, प्लेफुल विंक देती है और करीब झुकती है। हयन ने ये देखा और उसके चेहरे पर जलन की झलक। उसने भी अपना ड्रिंक उठाया और स्टिफ चीयर्स के साथ शामिल हो गई। अब तैसू फंस गया दोनों लड़कियों के बीच। तैसू का ध्यान, उसकी नजरें मिया पर जाती है, जो ड्रिंक पी रही है। मिया पूछती है, हमको हर बार चीयर्स बोलना जरूरी है? तैसू मुस्कुराते हुए जवाब देता है, असल में इतना जरूरी नहीं। लेकिन जब उसने घूंट लिया तो खुद से मान लिया कि इस एमटी मॉर्निंग मिसिंग टर्न का हाल ही में थोड़ा थकाऊ लगने लगा है। इस साल का एमपी बाकी सालों की तुलना में कहीं ज्यादा लोगों ने अटेंड किया था। वजह सीधी थी, 3 फ्रेशमैन इन्फ्लुएंसर्स, शिन डाबिन, हा युनजी और डू यान वू। हा युनजी एक स्टडी व्लॉगर और लाइव स्ट्रीमर थी। उसने 9वीं क्लास से स्ट्रीमिंग शुरू की थी और करीब 40,000 सब्सक्राइबर बना लिए थे। डू यान वू, जिसने एग्जाम दोबारा देने के बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, एक हॉरर रेडियो चैनल चलाती थी। उसकी फीकी सुंदर त्वचा और हसीली आवाज ने उसे उस निच में अलग बना दिया। और शिन दाबिन के बारे में केसू को एहसास हुआ कि उसे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। जिज्ञासु होकर उसने पूछा। युनजी थोड़ी हैरान हुई और बोली, सच में तुम्हें नहीं पता? डाबिन वही है जो डाबिन्स फंडे चलाती है, लगभग 3,20,000 सब्सक्राइबर्स वाला पॉपुलर गेमिंग चैनल। वो बहुत शानदार गेमर और स्ट्रीमर है। डाबिंग एम्बैरेस्ड होकर हाथ हिलाती है, लेकिन तेसू की नज़र में तीनों में सबसे पॉपुलर वही लग रही थी। उसे याद आया कि हिजू सुनबाई ने कभी कहा था कि इस साल बहुत सारे फेमस फ्रेशमैन आए हैं। यही वजह थी कि उसने उन्हें उसके साथ रखा ताकि कोई इंसिडेंट्स न हो। उसने तेसू को सबसे सुरक्षित विकल्प कहा था। अब उसे समझ आया कि उसने अपने टेक्स्ट में क्या कहा था, हालांकि अभी भी यकीन नहीं था कि उसने उसे सुरक्षित क्यों माना। डाबिन कैजुअली पूछती है, तैसू तुम गेम्स खेलते हो? तैसू जवाब देता है, हाँ कभी कभी। ऐसू ने देखा हॉल में कुछ लड़के उसे घूर रहे हैं। उनकी जलन समझ आई। यही कारण था कि इतने लोग एमटी में आना चाहते थे। वो बताती है, मैं इसे एलिमेंट्री स्कूल से खेल रही हूँ। वो पूछती है, तू किस सर्वर पर है? तैसू जवाब देता है, समडक सर्वर। डाबिन की आंखें और चमक उठी, यही मेरा सर्वर भी है। तैसू हैरान होकर मिया की तरफ देखता है, और तू भी इसी सर्वर पर खेलती थी? मिया एकदम से जड़ हो गई, जल्दी से जूस का गिलास खाली कर दिया और नर्वस होकर हकलाने लगी। फिर उसने अनजान बनने की कोशिश की और बोली, क्या तुम गूब सर्विंग की बात कर रहे हो, जैसे किसी रेस्टोरेंट में वर्क करना? तभी डाबिन ने उनके सर्वर की एक खास बात बताई। उसने कहा, वहां एक बदनाम गोल्ड फार्मर था, हन योंग दोंग हान तैसू, और उसका नाम बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था। तैसू ने सीधा मान लिया, हाँ वो मैं ही था। डाबिन कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर अचानक उठी और बोली, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। बाथरूम में हाथ धोते हुए, मुझे शुरू से शक था। वेलकम पार्टी में जब मैंने हन योंग दोंग हू नाम सुना तभी दिल में लगा था, अब तो पक्का हो गया। पास ही खड़ी डू यान वू ने सुन लिया। उसने हंसते हुए कहा, अरे हमारी यूनिवर्सिटी तो योंग डोंग में है और उसका नाम भी हान तैसू है। ये तो और अजीब होता अगर वो वही ना होता। फिर उसने पूछा, लेकिन तुम उसे ढूंढ क्यों रही थी इतनी बेताबी से? डाबिन दांत बींचते हुए बोली, क्योंकि गेम में मेरे मास्टर फॉलन पावर एंजल को उसी की वजह से गेम छोड़ना पड़ा। सारी मुसीबत इसलिए आई क्योंकि उस बेवकूफ ने, हाँ तैसू ने, उसे मुआवजे के पैसे भरवाने पर मजबूर किया था। जाते जाते उसके मास्टर ने आखिरी बार डाबिन से कहा था, मैं अब हमेशा के लिए जा रही हूँ, लेकिन तुम हमारे गेबाप गिल्ड का भविष्य संभालना। सिंक पर दोनों हथेलियां पटकते हुए डाबिन गुस्से से भर उठी। वो बड़बड़ाई, अगर तैसू न होता तो आज मैं और मेरे मास्टर फाइनल बॉस को पहले ही हरा चुके होते। डू यान वू ने धीरे से पूछा, तो अब क्या सोच रही हो, बदला लोगी? डाबिन की आंखों में शरारती चमक उभरी। वो मुस्कुराई और बोली, बदला नहीं, मैं उसे फंसाऊंगी, उसे अपनी ओर खींच लूंगी। मैंने अब तक कभी हार नहीं मानी। जब ठान लिया
तो जिसे भी चाहा उसे जीत लिया। यूनिवर्सिटी में बार बार आमना सामना होने से धीरे धीरे दोनों के बीच अनचाहे जज्बात जागने लगे, और जब वो भावनाएं अपने चरम पर पहुंची, डैबिन ने अपना असली इरादा बता दिया। जूस का कैन जोर से पैर तले कुचलते हुए वो बोली, जिस दिन वो मुझसे अपने दिल की बात कहेगा, उसी दिन मैं उसे पैरों तले रौंद दूंगी। यही होगा मेरे मास्टर का सही बदला। यान वू ने उसे देख मुस्कुराते हुए छेड़ा, तेरा दिमाग तो फूलों के बगीचे जैसा है। दोनों बाथरूम से बाहर निकली। ठंडी हवा के झोंके से डाबिन कांप उठी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, हद है, इतने लोगों के लिए सिर्फ 2 बाथरूम, और बाहर वाले का तो सोचना भी मत इस ठंड में। वो अभी शिकायत कर ही रही थी कि अचानक किसी से टकरा गई। चौंक कर ऊपर देखा, सामने 3 बड़े ठिगने आदमी खड़े थे। वो तीनों लड़के उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, ये तो कितनी क्यूट है, और हाँ, हमने इसे पहले भी कहीं देखा है। डाबिन का दिल जोर से धड़क उठा। उसे लगा जैसे अगले ही पल सब गड़बड़ होने वाला है, लेकिन तभी सीन कट होता है। यान वू तेजी से वहां पहुंचती है और बताती है कि जिनके बीच डाबिन फंसी है वो और कोई नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी रेसलिंग टीम के मेंबर हैं। मगर जो डर का पल लग रहा था वो अचानक बदल गया। मुसीबत की जगह वहां माहौल एक फैन साइनिंग इवेंट में बदल गया। रेसलिंग टीम के लड़के उसके ऑटोग्राफ के लिए लाइन में खड़े हो गए। किसी ने हंसकर कहा, ये सच में प्रॉब्लम है क्या? बाकी स्टूडेंट्स ये सुनकर और भी एक्साइटेड हो गए। सब चिल्लाने लगे, डाबिन का फैन साइनिंग इवेंट चल रहा है। हर कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए आगे बढ़ने लगा। इतने में हिसू ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, तेसु, तुम अंदर आकर मदद करो। ह्यून, तुम भी हाथ बटाओ। हाउन ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन तेसु थोड़ी देर सोचने पड़ गया। क्या मुझे बाहर जाकर मदद नहीं करनी चाहिए बजाय ह्यून के? वो बस उठने ही वाला था कि तभी मिया ने पीछे से उसकी शर्ट कसकर पकड़ ली। घबराई हुई आवाज में बोली, रुको, बाहर मत जाना, लड़की हॉस्टल में कुछ गड़बड़ है। दोनों जल्दी जल्दी वहां पहुंचे, लेकिन तेसु थोड़ा झिझका। रुको, ये तो गर्ल्स डॉर्म है, मैं अंदर कैसे जाऊं? मिया ने आंखें तरेरते हुए कहा, अभी सही गलत का टाइम नहीं है, पहले देखो हुआ क्या है। वो दोनों आगे बढ़े। तभी मिया ने दीवार के पास लगे चार्जर की तरफ इशारा किया। फोन में कुछ टाइप करते हुए बोली, ये चार्जर नहीं है, ये कैमरा है। तेसु का चेहरा एकदम जम गया। क्या हिडन कैमरा? मिया ने तुरंत फुसफुसाया, श्श, आवाज मत करो। वो दोनों धीरे से वहां से हटे। तेसु अब भी हैरान था। उसने पूछा, तुमने ये सब नोटिस कैसे किया? ये तो नॉर्मल चार्जर लग रहा था। मिया ने हल्की सी सांस ली, फिर बोली, तुम नहीं समझोगे, लड़कियां सीख जाती हैं ये सब पहचानना, हमें करना पड़ता है। मिया ने फिर कहा, हमें ये रिपोर्ट करनी चाहिए, अगर एक कैमरा मिला है तो और भी हो सकते हैं। तेसु ने हामी भरी, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। लाइब्रेरी का वो दिन याद आ गया जब मिया ने पूरी लाइब्रेरी के बीच में चिल्लाकर कहा था, सबसे बड़ा सवाल क्या या कैसे नहीं होता, सबसे बड़ा सवाल होता है क्यों। पूरा हॉल सन्न हो गया था, लोग उसे घूर रहे थे और वो शर्म से झुक गई थी। उस दिन तेसु ने पूछा था, तो इसलिए आती है रोज लाइब्रेरी? मिया ने जोश से जवाब दिया, किताबें लोगों के बारे में होती हैं, किसने क्या सोचा, क्या किया, मैं बस इन सबको समझना और महसूस करना चाहती हूँ, और हमेशा खुद से वही सवाल पूछती हूँ। तेसु ने उस समय सोचा था कि मिया की सोच का तरीका उसे हमेशा खींच लेता था, उसके एहसास से पहले ही। और अब वही पुराना कैच फ्रेज, वही सवाल, बट वाई दो? मिया ने कहा कि आज भी सबसे जरूरी चीज वही सवाल है। असल सवाल ये था कि कोई ऐसा क्यों कर रहा था। तेसु चौंक गया। उसे याद आया कि जब उसने कहा था कि ये स्मूथ नहीं लगता, मिया फिर भी लगातार यही कहती रही, क्योंकि उसके लिए ये नेचुरल था। तेसु बिना सोचे समझे उसे घूरने लगा। मिया ने तुरंत नोटिस कर लिया। क्यों ऐसे देख रहे हो? तेसु थोड़ी झिझकते हुए बोला, तुम्हारा ये पोलाइट लहजा थोड़ा अजीब लग रहा है। उसने समझ लिया कि अकेले तेसु को देखकर, खास तौर पर पहले की कड़वी बात के बाद, मिया को ये ऑकवर्ड लगना चाहिए। मिया के गाल हल्के लाल हो गए। नर्वस मुस्कान के साथ उसने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेली हूँ और इसलिए इस काम के लिए मुझे किसी और पर भरोसा नहीं था। तेसु ने मन ही मन सोचा, शायद मिया इस बारे में काफी समय से सोच रही थी। फिर मिया ने हाथ बढ़ाया और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं सीधे बात करूंगी और सच में मदद मांगूंगी। उसने उसे प्रॉपर तरीके से संबोधित किया। तेसु एक पल के लिए ठहर गया, कुछ बोल नहीं पाया। मिया ने धीरे कहा, तुम हमेशा ऐसे मामलों में शार्प रहते हो। याद है जब क्लास में गेम कंसोल गायब हुआ था, सबने हार मान ली थी, लेकिन तुमने नहीं। थोड़ा एम्बैरेसिंग है मुझे मदद मांगना, हमारी बैरली कोई बातचीत हुई है, लेकिन सच में मेरे पास और कोई नहीं है। तेसु ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और पूछा, क्या तुम सच में अभी भी ये दिखावा करोगी कि हम बस अजनबी हैं?
मिया ने उसके सवाल को अनसुना किया और गंभीरता से दोहराया, मैं सिर्फ मदद मांग रही हूँ। तेसू को महसूस हुआ कि सामने वाली मिया वही थी जिसे वह कभी जानता था। उसने मिया से पूछा कैमरा के बारे में, क्या इसे डॉर्म वाले लगा सकते हैं? मिया ने कहा, संभव नहीं, मैंने दूसरे गर्ल्स के कमरे भी चेक किए, लेकिन सिर्फ हमारा कमरा ऐसा था और मुझे नहीं लगता कि किसी लड़के ने किया होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट सनबे ने निगरानी भी रखी थी। तेसू ने हाइजू के बारे में सोचते हुए अपना चेहरा लाल कर लिया। मिया याद करती है कि जैसे ही वे कमरे में पहुंचे वह पूरी तरह बिस्तर पर लेटी रही थी, कार की चक्कर की वजह से। लेकिन उसे साफ याद है जब वह पहली बार कमरे में गई तो वहां कुछ भी अजीब नहीं था। पहली बार कुछ गड़बड़ होने का एहसास उसे ओरिएंटेशन से ठीक पहले हुआ। तेसू ने तुरंत नतीजा निकाला, जिसने भी कैमरा लगाया उसने वही समय चुना होगा। मिया ने सहमति में कहा, इसमें सिर्फ तीनों रूममेट्स में से कोई ही कर सकता है, डो यान वू, शिन दाबिन या हायुनजी, या शायद कोई उनके करीब वाला। तेसू सोचता है अगर मिया सच बोल रही है तो इसका मतलब है कि ये एक इनसाइड जॉब है, किसी ने डिपार्टमेंट में जानबूझकर बुरा इरादा दिखाया है। मिया ने कहा कि अभी किसी को मत बताओ। तेसू उलझन में पूछता है, क्यों? मिया ने समझाया, हमें अभी नहीं पता कि किसने किया और क्यों किया। अगर अजीब अफवाहें फैल गईं तो कोई इनोसेंट नुकसान में पड़ सकता है। तेसू ने झिझकते हुए पूछा, क्या हमें कम से कम हिसुनबे को तो नहीं बताना चाहिए? वो भरोसेमंद है और आखिर वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी तो है। मिया ने अचानक उसे देखा, रुको, हिसुनबे? क्या वो वही है जिस पर तुम्हारा क्रश है? यह सुनते ही तेसू का चेहरा लाल पड़ गया। उसके हाथ में पकड़ी कॉफी का कैन कसकर दब गया। वो हकलाने लगा, क्या क्रश? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम क्या कह रही हो? मिया मुस्कुराई, झूठ मत बोलो, साफ दिख रहा है तुम प्रिटेंड कर रहे हो। लेकिन तभी झाड़ियों से एक लड़खड़ाती आवाज आई। झाड़ियों से निकली ह्यून, तो ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पूरी तरह नशे में धुत वो मिया को देखती है और बोलती है, आखिर मिल गई तू ओनी। फिर टेढ़ी नजरों से पूछती है, पता तुम दोनों झाड़ियों में क्या कर रहे थे? तेसू का चेहरा जम गया। ह्यून, तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो? रेसलिंग क्लब वाले कहाँ हैं? ह्यून गुस्से में बोली, वो परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने सबको फेंक दिया। मिया की आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने सबको फेंक दिया? गर्व से सिर उठाया, हाँ, एक एक को। मिया ने धीरे से उसका नाम पुकारा। ह्यून, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो सोच रही थी, जब से हॉलवे में ह्यून से टकराई है सब कुछ अजीब सा लग रहा है। लेकिन तभी ह्यून चिल्लाई, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे और तेसू के बीच? मिया मिया सकपका गई। क्या मतलब? ह्यून फिर गरजी, तुमने कहा था ना इस कॉलेज में आना बस एक कोइंसिडेंस है, उसके बगल में रहना भी बस एक कोइंसिडेंस है। तुमने तो ये भी कहा था कि अब हमें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए जैसे हम एक दूसरे को जानते हो, लेकिन अब आधी रात को उसे अकेले बुला रही हो। झूठ बोला था तुमने, सब झूठ। इतना कहते ही ह्यून की आवाज टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, तुमने कहा था तुम्हारा और तेसू का सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम्हें अब उससे कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन अब ये सब क्या है? मिया वो जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। तेसू और मिया दोनों हक्के बक्के रह गए। उसकी हालत देखकर दोनों के दिल में बेचैनी भर गई थी। बाद में जैसे मिया ने कहा था, हमने तय किया कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती हम ये बात किसी से नहीं कहेंगे, सिवाय हेसू सनबे के। सुबह सुबह कैंपस में अफरा तफरी मच गई थी। हर तरफ छात्रों की भीड़ थी। कोई बहस कर रहा था, कोई झगड़ा रहा था और किसी के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। तेसू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो भीड़ के बीच रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ा और फिर उसने देखा बीच में खड़ी थी यूनजी। वो जोर से चिल्लाई, वो थी, मैंने खुद देखा है। सबकी निगाहें एक साथ घूम गईं, सीधे मिया की ओर। यूनजी ने उंगली उठाकर कहा, उसने ही कैमरा लगाया था, वो ही हमारे कमरे पर नजर रख रही थी, वो हम पर जासूसी कर रही थी। हेसू सनबे आगे बढ़ी, हाथ उठाकर बोली, सब लोग शांत हो जाओ, पहले सच्चाई पता लगाओ। लेकिन किसी की बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। हर कोई मिया को देख रहा था। इसी बीच ह्यून घबराई हुई हालत में तेसू के पास आ गई। उसने कांपते हुए कहा, स्पाइंग यानी जासूसी? मियाऊनी ऐसा क्यों करेगी? तेसू ने धीरे से उसका कंधा थामा और भरोसे से बोला, शांत हो जाओ ह्यून, मिया ऐसा कभी नहीं कर सकती। मिया सब कुछ चुपचाप देख रही थी। वो खुद भी हैरान थी। उसे अंदाजा नहीं था कि कोई इतनी हिम्मत से उसके खिलाफ बोल उठेगा। और फिर उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी। हाँ यूनजी, यही थी वो लड़की, मिया की रूममेट, 20 साल की यूनजी। कैंपस में तो वो अपनी फ्रेंडली नेचर के लिए जानी जाती थी, लेकिन असल में वो एक फेमस यूट्यूबर थी। मिया को वो दिन याद आया। फ्रेशमैन वेलकम पार्टी में यूनजी कुछ ज्यादा ही दोस्ती दिखा रही थी, इतनी कि मिया खुद असहज महसूस करने लगी थी। तेसू ने मिया की ओर देखा, आंखों के इशारे से उसे शांत रहने को कहा। उसने संकेत दिया, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिया ने पलटकर एक हल्का सा इशारा दिया, सब ठीक है, मैं खुद संभाल लूंगी।
उसकी आंखों में आत्मविश्वास था पर दिमाग में सवाल, तेसु इतना समझदार कब से हो गया। वो रात याद आई जब ह्यून शराब के नशे में बेसुध थी और तेसु उसे अपने कंधे पर उठाए लिए जा रहा था। साथ में मिया भी थी। चलते चलते पेसु ने कहा, मुझे लगता है अब इस दोषी को ढूंढने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए। क्या? तुम ये क्या कह रहे हो? मिया रुक गई। तुम वाकई चाहते हो कि हम तलाश बंद कर दें? हाँ, क्योंकि उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है। उसने गहरी सांस ली। तुमने खुद कहा था शक तो तीनों लड़कियों पर है, तो क्या तुम सच में हर एक से पूछताछ करने वाली हो? मिया चुप रही। वो समझ नहीं पा रही थी कि तेसु क्या कहना चाहता है। तो फिर क्या करे? उसने पूछा। सिंपल है, हमें खुद कुछ नहीं करना, उसे खुद को उजागर करने पर मजबूर करना होगा। मिया ने भौहें उठाई। तुम्हारा मतलब फेस रिवील से है? नहीं, मैं चाहता हूं कि वो अपने ही कर्मों से बाहर आए। तुम सोच रही हो उसे पकड़ने का तरीका क्या होगा? मिया ने कहा, मैं तो वही करती जो आमतौर पर किया जाता है, बारी बारी से निगरानी रखते जब तक वो खुद आकर कैमरा वापस लेने ना आए। आखिर किसी ना किसी को तो डिवाइस वापस लेना ही होगा। तेसु ने धीमे से मुस्कुराया। पर अगर उसे पता चल गया कि कोई देख रहा है तो वो सबूत मिटा भी सकती है। मिया चुप हो गई। फिर उसने झुंझलाते हुए कहा, तो फिर क्या करें? हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें? तेसु ने उसकी ओर देखा। आंखों में चमक थी। बताओ, लोग सबसे ज्यादा लापरवाह कब होते हैं? मिया ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, ये कोई पहेली है क्या? तेसु बोला, जब कोई शांति से सो पाता है मतलब वो निश्चिंत है, उसकी चौकसी ढीली पड़ चुकी है। और वही पल होता है जब उसे पकड़ना सबसे आसान होता है। वो थोड़ा रुका। अगर हम उस डिवाइस को पहले ही हटा लें तो दोषी खुद हमारे पास आएगी उसे वापस पाने के लिए। मिया कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उसकी बात सुनती रही। फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। वो भीड़ के बीच खड़ी होकर जोर जोर से चिल्ला रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सुबह सुबह मिया ने वही कैमरा छुपाया था। वो चाहे इनकार करे पर सच्चाई यही है। उसने आसपास खड़े छात्रों की ओर मुड़ते हुए कहा, तुम सब ने भी तो देखा था, है ना? कहो, बताओ। तभी दाबिन आगे बढ़ी। वो बोली, मिया सच में सुबह अजीब बर्ताव कर रही थी। वो मेरे बैग के पास कुछ ढूंढ रही थी और फिर मैंने देखा उसने कुछ अपनी जेब में रखा। मैंने तब ध्यान नहीं दिया पर अब लग रहा है कि वही कैमरा रहा होगा। तेसु का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या करूं? उसने सोचा। अभी तक सिर्फ 3 लोग सच्चाई जानते थे, हीसू सीनियर, मिया और खुद वो। उधर मिया ने हल्की मुस्कान के साथ माहौल तोड़ा। वो बोली, ओह, तो असली हंगामा यही था। फिर आगे बढ़ते हुए अपनी जेब से एक टूथब्रश निकाली। भीड़ हैरानी से चुप हो गई। दाबिन ने तुरंत पूछा, ये सच में सिर्फ टूथब्रश है? मिया ने शांत आवाज में कहा, हाँ यही है। यूंजी, तुमने कहा था कि ये कैमरा है, बताओ कहाँ है? यूंजी घबरा गई। उसने हकलाते हुए कहा, मैंने बस फोन पर सुना था, ऐसा कहा गया था कि मिया ने फोन दिखाया और बोली कि मैंने कैमरा लगाकर सब रिकॉर्ड किया है और भेजने वाली हूं, तो खुद देख लो। वो बोली, चेक कर लो मेरे कॉल लॉग्स, मैसेजेस, गैलरी, जो चाहे। अगर कुछ नहीं मिला तो बस मान लो कि तुमने गलत सुना और माफी मांग लो। फिर मिया ने अपने बैग की जमीन पर पूरी तरह से खाली कर दिया। नोटबुक्स, पेन, चार्जर, बस इतना ही। यूंजी घबराई और हकलाते हुए पूछी, ये सब कैसे? मिया मुस्कुराते हुए बोली, बस इतना ही मैंने लाया है। कल जो स्नैक्स सबने शेयर किए थे वो छोड़कर। मिया ने हिशु को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, कभी कभी लोग चीजों को गलत समझ लेते हैं और खुद दिखाने से सब कुछ जल्दी साफ हो जाता है। यूंजी इस पर डर गई और घबराई। तेसु ने सब ध्यान से देखा और समझा कि अब मामला खत्म हो गया। उसने सोचा, अगर कोई दोषी है तो वह मिया के रूममेट्स में से ही होगा। कारण सरल था, डिवाइस को संभालना खुलकर बहुत रिस्की था। अगर वो खुलेआम दोषी की तलाश करेंगे तो वो इसे छुपा सकती थी। सबसे सही तरीका यही था कि दोषी खुद अपने आप बाहर आ जाए। तेसु ने याद किया कि उसने तो ये भी तय कर लिया था कि अगर कोई कैमरा वापस लेने की कोशिश करे तो उसे उसकी खुशबू से पहचान लिया जाएगा। लेकिन दोषी ने कुछ नहीं किया। इसका मतलब था कि उसे पता ही नहीं था कि कैमरा पकड़ा जा चुका है। इस जानकारी के कारण अब सब कुछ आसान हो गया। दोषी यह अनुमान नहीं लगा सकती थी कि उन्हें कब कैमरा लेने के लिए बुलाया जाएगा। तेसु की योजना थी कि घबराई हुई दोषी पहले उनसे संपर्क करे, लेकिन यूंजी ने सीधे हमला कर दिया। तेसु सोच में पड़ गया, क्या वह सच में इस बेपरवाह कदम का नतीजा झेल पाएगी? लेकिन उससे भी ज्यादा जामिया की शांति में सबको चौंका दिया। इतनी सारी आरोपों के बावजूद वह बिल्कुल शांत रही, बिल्कुल भी घबराई नहीं। यूंजी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने जोर देकर कहा कि मिया का शरीर भी चेक होना चाहिए। शायद मिया जानबूझकर फोन और बैग दिखा रही थी और असली कैमरा छुपा रखा है। हिशु हैरान रह गया। मिया मुस्कुराते हुए अपने चश्मे उतारती है और गंभीर होकर कहती है, क्या सच में इतना करना जरूरी है? बस मान लो ये सिर्फ एक गलतफहमी थी,
माफी मांग लो और इसे यहीं खत्म कर लो। वह उसे मौका दे रही थी, याद दिला रही थी कि अगर उसने कोई गलती की भी हो अब उसे चुपचाप छोड़ने का मौका है। लेकिन मिया की नजर अब ठंडी और सख्त थी। उसने फिर पूछा, क्या सच में इसे इतना बड़ा बनाना जरूरी है? टेसू की चिंता बढ़ गई। उसने देखा कि चामिया अब सच में गुस्से में थी। वह बीच में कूदने की कोशिश करता है, चिल्लाता है कि थोड़ा संभलो, जबरदस्ती मत करो। लेकिन मिया ने जैकेट और चश्मा उतार दिया और सब चौंक गए। उसकी फिट करवी कमर और बड़ा छाती सबके सामने आ गया। मिया ने यूंजी की तरफ देखा और पूछा, अब क्या करने वाला है? उसने हंसते हुए कहा कि अगर तुम अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती तो मैं सब दिखा दूं कि डिवाइस कहाँ छुपा है। मिया यूंजी के करीब आई। उसकी आवाज अब गंभीर और तेज थी। उसने चुनौती दी कि अगर तुम्हें अभी भी भरोसा नहीं है तो बताओ अब क्या करना है। यूंजी के आंसू छलक गए और वो पूरी तरह टूट गई। टेसू जल्दी से मिया पर जैकेट डालते हुए बोला, ये जरूरी था क्या इतना आगे बढ़ाना? मिया ने शर्माते हुए हल्की मुस्कान दी और धीरे से धन्यवाद कहा। टेसू ने आगे बताया कि उन्होंने पूरे पेंशन में खोज की लेकिन कैमरा कहीं नहीं मिला। घटना खत्म हुई और यूंजी ने हार मानते हुए मिया से माफी मांगी। टेसू ने सबको कहा, अब इसे यही छोड़ दो। गलत फहमी साफ हो गई, सही माफी दी गई और मिया ने यूंजी को माफ कर दिया। लेकिन मिया खुद बिना किसी भाव के वहां खड़ी रही। टेसू सोचता रहा कि ये मामला और भी बड़ा बन सकता था, लेकिन इसे खत्म करने का फैसला मिया ने किया। टेसू खुद हैरान था। उसने नहीं सोचा था कि मिया इस हद तक चली जाएगी, लेकिन मानना पड़ेगा उसने कर दिखाया। तभी मिया ने प्रेसिडेंट हीसू को आवाज दी, हीसू, क्या मैं यूंजी से थोड़ा अकेले बात कर सकती हूँ? हीसू चौंकी। अभी? मिया ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं उसे मारने नहीं जा रही, मैंने पहले ही माफ कर दिया है। यूंजी थोड़ी घबरा गई, लेकिन मिया ने हंसते हुए कहा, अगर इसे यहीं छोड़ देंगे तो हमेशा के लिए अजीब सी दूरी रह जाएगी। कम से कम आज की टेंशन के बाद एक ड्रिंक तो बनती है ना। इतना कहकर मिया यूंजी को लेकर चली गई। पीछे से हीसू ने टेसू को इशारा किया, उन पर नजर रखो। सीन कट होता है। अब मिया और यूंजी साथ बैठी हैं। मिया ने नरम लहजे में कहा, अब जरा तुम्हारी तरफ की बात भी सुन लेते हैं। टेसू ने टेबल पर रखा छोटा कैमरा दिखाते हुए कहा, देखो, मैं इसे तुरंत रिपोर्ट कर सकता था, लेकिन मैं कुछ कंफर्म करना चाहता था। बताओ यूंजी, ये तुमने लगाया क्यों? यूंजी की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये कैमरा तुम्हारे पास है? पर ये तो मिया के पास था ना। टेसू ने गहरी सांस ली। मिया ने पहले ही कहा था वो बात को बड़ा नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम सच्चाई बताओ। तभी अचानक हाउ ने कमरे में आती है और यूंजी के गाल पकड़कर खींच देती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, कैमरा तो मेरे पास था पूरे टाइम। टेसू समझाता है, यही वजह थी कि मिया को कैमरा कभी मिला ही नहीं। असल में हमने ऐसा दिखाया कि वो उसके पास है, जबकि कैमरा छिपा था इसी कमरे में। टेसू की आवाज गूंजती है। उस वक्त जब सबका ध्यान मिया पर था, मैंने हीसू के नाम से बाकी लड़कियों को बाहर बुला लिया था और कमरे में सिर्फ हॉन थी। वहीं उसे बिस्तर के पीछे ये छोटा सा कैमरा मिला। हॉन ने उस वक्त कैमरा उठाते हुए कहा था, तो यही वो चीज है। टेसू की आवाज जारी रहती है। हमने फैसला किया कि हॉन ही इसे अपने पास रखेगी, क्योंकि वो इस मामले में शामिल नहीं थी और कोई उसे शक भी नहीं करेगा। टेसू यूंजी की तरफ मुड़ता रहे और बताता है, समझ में आया होगा तुम्हें, सब थोड़ा कंफ्यूजिंग था। जैसे ही तुम उठी कैमरा गायब था। अचानक तुम्हें बुला लिया गया, समय ही नहीं मिला संभालने का, और अंत में पता चला कि मिया के पास तो ये डिवाइस कभी था ही नहीं। मिया आगे जोड़ती है, यूंजी ने शायद पूरी कोशिश की कि शक ना दिखे, लेकिन अफसोस, तुम्हारा व्यवहार खुद बोल रहा था। वो बताती है कि जब तीनों लड़कियां जा रही थी, पावर आउटलेट की तरफ सिर्फ यूंजी ने ही देखा था। टेसू फिर स्माइल करते हुए मेमोरी कार्ड दिखाता है। जांच करने पर वीडियो में दिखा कि यूंजी ने कैमरा ऑन किया था। और भी कई वीडियो थे, लेकिन सब में एक चीज कॉमन थी, कैमरा हमेशा लगेज की तरफ था, किसी और की तरफ नहीं। अब यूंजी पूरी तरह एक्सपोज हो गई। वो रोते हुए सब सच बताने का वादा करती है और कहती है, मेरे इरादे कभी बुरे नहीं थे। टेसू धीरे धीरे सिचुएशन क्लियर करता है और समझाता है कि यूंजी ने जो किया वो गलती से हुआ था, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं थी। असल में यूंजी पहले से ही थोड़ी जानी पहचानी थी, लेकिन उसी वजह से अक्सर उसके सामान को कोई तोड़ देता था या चुरा लेता था। यही वजह थी कि वो बहुत स्ट्रेस में रहने लगी थी। और ऐसे ग्रुप ट्रिप्स में जहां बहुत लोग एक साथ होते हैं, उसने सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए कैमरा लगाया था। वो वीडियो डिलीट नहीं कर पाई क्योंकि उसे लगा ही नहीं था कि कोई इसे नोटिस करेगा। लेकिन जब हालात ऐसे बने कि कैमरा मिया के पास दिखने लगा तो वो डर गई। उसे लगा कि कहीं मिया इसका गलत इस्तेमाल न कर दे। टेसू बताता है, भले उसका मकसद बुरा नहीं था, लेकिन अगर सबको पता चल जाता कि कैमरा उसी ने लगाया है तो उसकी इमेज, उसकी सारी मेहनत एक झटके में मिट जाती।
यूनजी रोते हुए कहती है, उस डिवाइस में बाहर से डेटा मिटाने का बटन था, इसीलिए मैं बस उसे वापस पाना चाहती थी। हो आंसू पहुंचते हुए आगे कहती है, अगर कैमरा छिपा हुआ था तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन अगर मैं उसे किसी तरह वापस ले लूं तो शायद सब ठीक कर सकती थी। वो बताती है कि मियाँ के आने से पहले ही उसे लगा कुछ करना पड़ेगा। मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, बस जो सूझा वो किया। यही थी सुबह की पूरी कहानी। अब मियाँ धीरे से आगे आती है और शांत स्वर में कहती है, मुझे पहले से ही अंदाजा था कि कुछ ऐसा ही होगा। वो समझाती है, अगर युंजी का इरादा बुरा होता तो कैमरा सिर्फ लगेज की तरफ नहीं होता। युंजी लगातार रोती रही, बार बार माफी मांगती रही। तैसू मन ही मन सोचता है, शायद मियाँ को ये सब शुरू से पता था, इसलिए वो पुलिस के पास नहीं गई बल्कि मेरे पास आई। जब युंजी बार बार माफी मांगती रही तो मियाँ ने आखिरकार उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। सब हैरान रह गए, हर कोई बस मियाँ को देख रहा था। मियाँ ने भौहें चढ़ाकर कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो? युंजी ने अपनी गलती मान ली है, बस इतना काफी है। युंजी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं, सुकून था। वो मियाँ को देखती रही, मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने उसे माफ कर दिया। इतना सब होने के बाद भी मियाँ मुस्कुराई। हाँ, मैं बस ये जानना चाहती थी कि तुमने ऐसा क्यों किया। इससे तुम गुनहगार नहीं बन जाती। अभी से डिपार्टमेंट का माहौल बिगाड़ने की जरूरत नहीं। अगर तुम सच बोल रही हो तो वक्त सब दिखा देगा। लेकिन अगले ही पल मियाँ का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हुई और ठंडी निगाहों से बोली, पर अगर तुमने झूठ बोला। युंजी डर से जम गई, उसकी सांसें अटक गईं। पास खड़ी हाउ ने ये सब देखकर हैरान रह गई। धीरे से बोली, ये मियाँ, ये तो पहले जैसी नहीं लग रही। क्या ये वही मियाँ ओनी है जिसे मैं जानती थी? हाउने की बात सुनकर वो खुद सोच में पड़ गया। क्या सच में ये वही मियाँ है? कहानी अब लौटती है उस रात पर जब मियाँ और तैसू साथ में किसी मामले की जांच कर रहे थे। उसी वक्त हाउने नशे में धुत लड़खड़ाती हुई उनके पास आ गई थी। रात का सन्नाटा था, सड़क पर बस उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। उसी दौरान मियाँ रुकती है और हल्के से मुस्कुराती है। वो कहती है, थैंक यू सुनोदाई। तैसू चौंक जाता है, अचानक से थैंक यू? किस बात के लिए? मियाँ धीरे से कहती है, बिना कुछ पूछे मदद करने के लिए। सच कहूं तो मैं डरी हुई थी। मैंने तुम्हारे साथ जितनी सख्ती की उसके बाद तुम मुझे इग्नोर भी कर सकते थे। वो एक पल के लिए रुकती है, फिर नजरें मिलाकर बोलती है, शायद मैंने तुम्हें थोड़ा गलत समझा था। फिर से प्रेजेंट टाइम में लौटता है। अब तैसू उस रात की बात को याद करता है और मन ही मन सोचता है, शायद सच में वो सही थी। और इसी सोच के साथ एमटी में हुआ वो छोटा सा हंगामा धीरे धीरे थम गया। सबने मियाँ की बात का सम्मान किया और मामला बस उन्हीं के बीच रहा। तैसू ने मेमोरी कार्ड देखा और सोच में पड़ गया। अब जब सबूत हमारे पास है, युंजी शायद फिर से ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी, क्योंकि उसने वादा किया था कि आगे जो भी होगा वो पूरी तरह सहयोग करेगी। बाद में उसने अपने रूम की बाकी लड़कियों को भी सब बताया, शायद इसीलिए कि वे भी ऐसे कुछ अनुभव कर चुकी थी। उन्होंने उसे जल्दी माफ कर दिया। तभी वहां डू यानवू और डेबिन आ गई। डेबिन की आंखों में आंसू थे। वो मियाँ के सामने आकर बोली, मियाँ, मैं सच में बुरी थी, माफ कर दो। तैसू ने ध्यान दिया, असल में सबका ज्यादातर समय मियाँ से माफी मांगने में ही निकल गया। फिर मियाँ तैसू की तरफ मुड़ी, मुस्कुराई और बोली, थैंक यू, तुम्हारी त्वरित सोच ने कमाल कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा काम करेगा। तैसू थोड़ी देर सोचता है और पूछता है, क्या तुम सच में ठीक रहोगी? मियाँ हंसते हुए पूछती है, इसका मतलब? तैसू ने धीरे से कहा, मतलब क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? सबने तुम्हें उस हाल में देखा था। वो रुककर बोला, गुस्सा आना समझ में आता है, लेकिन वो रिएक्शन थोड़ा ज्यादा नहीं था? मियाँ थोड़ी झेंप गई, थोड़ा तुनकते हुए बोली, तो मैं क्या करती? बस खड़ी रहती और युंजी की बातें सुनती रहती? बहुत परेशान कर रही थी वो, और वैसे भी वो सिर्फ स्पोर्ट्स ब्रा थी। फिर अचानक मियाँ ने जल्दी से जोड़ दिया, वैसे मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, समझे? तैसू थोड़ा कंफ्यूज हुआ, किस तरह की लड़की? मियाँ का चेहरा और लाल हो गया। वो बोली, मतलब मैं वो नहीं जो कहीं भी ऐसे ही कपड़े उतार दे, और जब मैं कुछ कह दूं तो एक बार में समझो। तैसू ने मन ही मन सोचा, शायद मैंने मियाँ की बातों को पहले गलत समझ लिया था। अब उसे एहसास हुआ कि मियाँ का मतलब कुछ और ही था। फिर उसने कहा, अगर युंजी झूठ बोल रही होती तो बात कुछ और ही रूप ले लेती। मियाँ ने ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, ऐसा होता तो मैं पुलिस तक बात ले जाती। उसने ईमानदारी से कहा, मुझे ऐसी लड़की नहीं लगती, वो बस घबरा गई थी, और अगर वो असली दोषी होती तो ये काम इतने खराब तरीके से नहीं करती। तैसू ने भी माना, हाँ, मामला थोड़ा ज्यादा आसान तरीके से सुलझा गया था। मियाँ ने फिर कहा, खैर, अगर कभी ऐसा दिन फिर आया तो हम मिलकर संभाल लेंगे। तैसू ने सिर हिलाया,
सोचा अगर मियाँ इससे संतुष्ट है तो फिर मेरा इसमें दखल देने का कोई मतलब नहीं। मियाँ ने फिर अपने दिल की बात कही, मुझे बस बिना किसी झंझट के ग्रेजुएट होना है। जिस दिन वो कैमरा मिला था मैं सच में डर गई थी, आज भी वो याद आती है। तैसू उसकी बात सुनकर थोड़ा उलझ गया। मियाँ आगे बोली, अब तो कोई नहीं बचा जो मेरी शांत कॉलेज लाइफ में दखल दे सके। तैसू ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, सच में तुम ऐसा सोचती हो? मियाँ चौंकी, मतलब? तैसू बोला, अभी थोड़ी देर पहले जो तमाशा हुआ वो क्या था और तुम कह रही हो अब सब शांत है। मियाँ कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कई स्टूडेंट्स अचानक उसे घेर लेते हैं। हर तरफ से कैमरों की फ्लैश चमकने लगती है। सब मियाँ की तस्वीरें खींचने लगते हैं। वाह, इतनी क्यूट है तू, ये बात अब तक छुपाई क्यों? मियाँ पूरी तरह घबरा गई, चेहरा लाल, बोलती बंद। उधर पास में खड़े तैसू के दो दोस्त मंकी और योंगा गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हैं। भाई, तूने बोला था ये तेरी छोटी बहन है। तैसू ने अपने दोस्तों को समझाया, अरे नहीं, वो मेरी असली बहन नहीं है, बस मैंने मजाक में कहा था। फिर मन ही मन सोचा, मियाँ को तो पता ही नहीं कि उसकी एक छोटी सी हरकत ने उसे पूरे डिपार्टमेंट की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया है। धीरे धीरे भीड़ और बढ़ने लगी। अब सब उसे बिना चश्मे के देख रहे थे और सबके चेहरे पर बस एक ही रिएक्शन, वाह, ये तो बिना चश्मे के और भी खूबसूरत लग रही है। इतने लोगों की बातें सुनकर मियाँ बुरी तरह घबरा गई। उसका चेहरा लाल, सांसें तेज, और फिर वो चिल्लाई, रुको जरा, बस करो सब लोग। उसकी आवाज में साफ डर था। तैसू ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, मियाँ ने सच में अपनी पहचान छोड़ दी है, ऐसी लड़की जिसे अब कोई भूल नहीं पाएगा। सीन कट होता है सोशल मीडिया पर, जहाँ हर जगह मियाँ की पोस्ट घूम रही थी। कोई उसकी फोटो शेयर कर रहा था तो कोई मीम बना रहा था। मियाँ ने जब ये सब देखा वो दंग रह गई, चेहरा सख्त, आंखें बड़ी, ये सब क्या है? फिर आती है एमटी की दूसरी रात। अब माहौल पहले से भी ज्यादा जोशीला। अचानक युंजी माइक पकड़ती है तो अब सजा सुनाई जाती है। मेडिक फ्रेशमैन एमटी का मूड बिगाड़ने के जुर्म में। भीड़ हंसने लगती है। वो बोली, अब मैं ही सबका मूड ठीक करने आई हूँ। युंजी स्टेज पर जाती है और गाना शुरू करती है। तैसू दूर खड़ा सब देख रहा था। कुछ घटनाएं हुई जरूर, लेकिन 3 दिन 2 रात का ये ट्रिप अब आखिरकार शांति से खत्म हो रहा है। पास खड़ी है वो मुस्कुराई, सच में राहत मिली। सुबह तो बहुत टेंशन थी। तैसू ने सिर हिलाया, लेकिन उसका ध्यान मियाँ की तरफ चला गया। सुबह से ही वो बेचारी चैन से बैठ नहीं पाई थी, क्योंकि हर कोई उसे छेड़ रहा था।